स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे चैनल एस के कैरियर पॉइंट में। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पिछले वीडियोस में हमने पढ़ाया, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर क्वेश्चन अच्छे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए उसी प्रकार से। आप सबको पता होगा जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन मिलता है, उसके साथ में कई सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप सबको पता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आप स्टडी के साथ में क्वेश्चन रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है और एग्जामों में यहाँ पे सफलता देखने को मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार से आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनके साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा और साथ में जो है एक क्वेश्चन के साथ में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है एसडीआई से रिलेटेड। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू रेंज पूछिए यहाँ पे। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या होता है, कब आया, कौन इसको जो है बनाता है, यानी कि कौन इसका जो है चेक करता है। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो ये किसी देश को दिया जाने वाला कोई रैंकिंग सिस्टम होता है। इसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग देश की क्या कंडीशन है वो यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, रैंकिंग देखी जाती है। अगर इसकी बात करें, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रेंज है किसके द्वारा दी गई थी, ये गिवन बाई, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, गिवन बाई UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, अगर इसकी बात करें हम, तो ये 1965 में दी गई थी। ठीक है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हेड क्वार्टर की बात करें, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और ये किसके लिए दी गई थी, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती हैं SDI के अंतर्गत। देखिए, इन्हीं में ये चीज़ पूछा गया था। इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में आपको बता देंगे, लेकिन इसकी जो बात करें इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके अंदर आती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। दूसरी बात, दूसरी क्या आती है, इनकम जो होती है, इनकम पर कैपिटा। ठीक है, इनकम किसी की जो आमदनी होती है पर कैपिटा। ठीक है, ये इसके अंदर आती है। तीसरी चीज़ क्या आती है इसके अंदर, तीसरी चीज़ आपको यहाँ से बता देते हैं। तीसरी चीज़ आती है लिटरेसी रेट। ये लिटरेसी, तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, लिटरेसी रेट। ये ध्यान रखिए दोस्तों, इनके क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, लिटरेसी जो है रेट। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं SDI के अंदर। ठीक है, ये याद रखिए आप। अब आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इसकी रेंज, तो मैं आपको बता दूंगा इसकी रेंज जो होती है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन भी होगा। 0 से 1 तक इसकी रेंज होती है। अगर इसकी टोटल बात की जाए तो इसकी रेंज होती है लगभग 0.65, सॉरी 645, ये इसकी एग्जैक्ट रेट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। और अगर हमारे देश की जो है तुलना की जाए इसमें, तो हमारा देश आ रहा है 131वें नंबर पे। कितने देशों का एक संगठन है इसमें, 189 देशों का। ठीक है, 189 में से हमारा देश जो आ रहा है 131वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर अगर इसमें इंडेक्स में बात की जाए तो नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे सबसे ऊपर पे है, ये हमेशा इसमें ऊपर आता है। इससे पता लगाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश जो है विकासशील है, डेवलपमेंट है, कितना डेवलपमेंट है। तो ये 189 देशों का जो है समूह है। इसमें 189 में से हमारा देश कौन से नंबर पे, 131वें नंबर पे आता है। इसकी नॉर्मल रेंज ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ऑप्शन भी होने वाला है, लेकिन वैसे बात की जाए एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 0.645। ठीक है, ये एग्जैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब की बार ये UPPSC एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप देख पाए स्टूडेंट्स यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यानी कि कौन सा एक नहीं करता है क्या, रिप्रेजेंट द सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग। यानी कि सबमर्ज पोर्शन जो होता है आइसबर्ग का, निम्न में से कौन सा फॉलो नहीं करता है, कौन सा जो है एक नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो है आइसबर्ग फिनोमेना।
अगर हम बात करें आइसबर्ग फिनोमेना की, आज मैं क्लियर कर दूंगा आपका सारे डाउट। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सी स्पेस लेते हैं। हाँ, आइसबर्ग फिनोमेना के बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मान के चलिए एक वैज्ञानिक था, उसने इस तरीके से जो है एक जो है बर्तन लिया, मतलब समझ लीजिए आप, उसमें यहाँ तक उसने पानी भरा है इसमें, और इसमें एक आइस का टुकड़ा डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये इसमें बीच में आइस है। अब इसमें 3 पार्ट इसके हो जाते हैं, 3 पार्ट इसके हो जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है ये फ्लोटिंग टिप। क्या है? फ्लोटिंग टिप। ठीक है, उसके बाद में ये जो है अंदर वाला क्या है? अंदर वाला सबमर्ज पोर्शन। ठीक है, सबमर्ज पोर्शन। और जो ये वाटर जो होता है, पानी इसका होता है, इसके लेवल भी होता है, ये हो जाता है लाइन ऑफ डिमर्जेशन। ठीक है, इस तरीके से। अगर हम बात करें फ्लोटिंग टिप की, फ्लोटिंग टिप क्या दर्शाती है? देखिए, फ्लोटिंग टिप की अगर बात करें, यहाँ पे फ्लोटिंग टिप आपको देखा जाए तो फ्लोटिंग टिप के अंदर जो आपको देखने को मिला, किसी भी डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स के साथ साथ आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ भी देखने को मिलेगी। उसी के साथ में किसी डिजीज़ की कंडीशन अगर आपने डायग्नोसिस कर लिया, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसका पता लगा सकते हो कि डिजीज़ क्या है, नोटिफाई कर सकते हो उसको, और उसके बाद में आप जो है आगे की प्रोसेस कर सकते हो। ये तो होती है किसमें? फ्लोटिंग टिप्स में, यानी कि डिजीज़ आप जान सकते हो, डिजीज़ दिखाई दे रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये डिजीज़ ये फ्लोटिंग टिप के अंदर उसने बताया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो है सबमर्ज पोर्शन की। जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये ऊपर वाले पार्ट की बात बताई मैंने, अब नीचे वाले पार्ट की बताते हैं। नीचे वाले पार्ट में क्या है? नीचे वाले पार्ट में जो डिजीज़ होता है वो एसिम्टोमेटिक, यानी कि किसी डिजीज़ की अगर बात करेंगे हम, ठीक है, ये वाटर है, उसमें ये आइस है, आइस का ये सबमर्ज पोर्शन है, सबमर्ज पोर्शन। तो इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, अगर ये नीचे वाला है, इसमें एसिम्प्टोमेटिक किसी भी डिजीज़ की हम जो है पता नहीं कर पाएंगे, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा वो। दूसरी बात, यहाँ पे ना तो उसको डायग्नोस कर पाएंगे किसी भी डिजीज़ को, और हिडन केस रहेगा वो। ठीक है, कैरियर रहेगा। कैरियर मतलब कल मैंने आपको बताया था, किसी भी बगैर साइन एंड सिम्टम्स के लेकिन डिजीज़ वहाँ पे जो है आपका फैलता है। ये कैरियर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कल। ठीक है, तो सबमर्ज पोर्शन का मतलब यही है, जो अंदर के हिडन केस हैं, डिजीज़ का पता नहीं है, हिडन केस हैं वो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जो फ्लोटिंग टिप्स वाला है उसमें सब कुछ पता लग जाता है, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, डिजीज़ क्या है वो सब कुछ पता लग जाएगा उसमें। ठीक है, इस तरीके से ये जो है दर्शाया गया था। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है क्वेश्चन इस तरीके से कोई डिजीज़ दर्शाएगा, साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे, कौन से सबमर्ज पोर्शन के द्वारा साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे, या फिर किसी भी कारण से इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ से पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप इस चीज़ को पढ़ के जाइएगा, और एक बार मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। यहाँ पे जो पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सबमर्ज पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग, जो निम्न में से सबमर्ज पोर्शन है, कौन सा आइसबर्ग के रिप्रेजेंट को नहीं करता है। ठीक है, सबमर्ज पोर्शन की बात की जाइए। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें, इसका जो आंसर होने वाला है आप सबको पता होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इसका आंसर होने वाला है। देखिए, अगर सबमर्ज पोर्शन में देखिए यहाँ पे अनडायग्नोसिस केस, ये सबमर्ज पोर्शन में यहाँ पे आपको बताया था प्री सिम्टोमेटिक केसेस, ये प्री सिम्टोमेटिक यानी पहले के केसेस हैं, तो ये सबमर्ज पोर्शन में देखने को मिलेंगे। कैरियर सब क्लिनिकल कैरियर के बारे में तो मैंने आपको बताया है, ये किस में देखने को मिलेगा? सबमर्ज पोर्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ये नहीं मिलता है इस चीज़ में। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है इसका? डायग्नोसिस केसेस अंडर ट्रीटमेंट। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नहीं आते, हमेशा आता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो NHM स्टाफ नर्स का पेपर है दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इससे आप सारे क्वेरीज हैं इसकी क्लियर करके ले जाइए। ठीक है, दूसरी बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों इसमें, आप देख सकते हैं, खुद ही इंटरेस्ट आ रहा होगा सभी को। देखिए, अंडर MCH प्रोग्राम IFA आयरन फॉलिक एसिड, यानी कि MCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर अगर आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, ठीक है, तो मदर को डेली कितनी देंगे? ठीक है, यहाँ पे आपके लिए अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस तरीके से। अब हम आपको सारी जानकारी दे देंगे आयरन फॉलिक एसिड के बारे में। ठीक है, कब देते हैं, कैसे देते हैं, कितनी देते हैं, वो सारी जानकारी। सबसे पहले अगर आयरन की बात करें, इसमें आयरन पूछा गया है, तो आयरन की अगर बात करें यहाँ पे, आयरन कब स्टार्ट करते हैं?
ये सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं। कब करते हैं? सेकंड ट्राइमेस्टर आप सबको पता है, ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। अब इसकी अमाउंट क्या होती है? देखिए अमाउंट मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। क्वेश्चन के बारे में बाद में आंसर को पता करेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसकी टोटल अमाउंट की बात करूँगा यहाँ पे 1000 mg होती है, ठीक है। टोटल इसकी अमाउंट जो होती है 1000 mg होती है पर डे, ठीक है। और ये 100 दिनों के लिए होती है इस तरीके से, ठीक है। और डोज की अगर बात करें, ये टैबलेट जो होती है, टैबलेट के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, टैबलेट 100 mg, ठीक है। एक जो डोज होती है इसकी, टैबलेट की बात करें, टैबलेट होती है 100 mg की, ठीक है। 100 mg की टैबलेट होती है। इसमें क्या है यहाँ पे जब इसको देते हैं तो ये वर्क कैसे करती है टैबलेट देखिए, अगर 100 mg इसको देते हैं तो वहाँ पे 60 mg आपके स्टोमक में जाएगी और उसका एब्जॉर्प्शन होगा 60 का। और जो आपकी 10 mg होगी, 10 mg को हीमोग्लोबिन में जो एब्जॉर्ब होके 10 mg आपके यूजफुल रहेगी वहाँ पे जाके अंदर, ठीक है। 100 mg आपकी डोज हो जाती है। 60 mg का जो स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होता है और 10 mg हीमोग्लोबिन के साथ जो है मिलती है और उसमें यूजफुल होती है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ये कब देते हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में देते हैं। कब देंगे? खाना खाने से पहले देंगे, खाना खाने के बाद देंगे, खाना खाने के बीच में देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयरन की टैबलेट कब देते हैं। तो ये टैबलेट अगर देते हैं तो इन बिटवीन मील किसके साथ देंगे? विटामिन सी के साथ देंगे, ठीक है। विटामिन सी डाइट हो जैसे कि सिट्रिक एसिड के साथ में, ठीक है, क्योंकि इसका जो एब्सोल्यूट ज़्यादा हो जाए। एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको कभी भी दूध के साथ में नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत कम एब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए इसको दूध के साथ में नहीं देते हैं। दूध के साथ प्लस कैल्शियम के साथ में, क्योंकि दूध में कैल्शियम ही होता है, कैल्शियम के साथ में ये वर्क नहीं करती है, इसका कोई भी वहाँ पे पर्पज़ नहीं रहने वाला है, इसलिए इसको दूध के साथ में कभी भी नहीं देते हैं। दूसरी बात, जब आयरन की टैबलेट देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आयरन टैबलेट जब देते हैं इसकी एक टॉक्सिसिटी होती है। वो क्या होती है? आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से टीथ डिस्कलरेशन हो जाता है, टीथ डिस्कलरेशन, ठीक है, हो जाता है। उसके लिए आयरन के लिए आप सबको पता है आयरन डेफ्रोक्सामाइन वो भी देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जैसे ज़्यादा कंडीशन हो जाती है उसके तब देते हैं। लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो टीथ डिस्कलरेशन होता है। ऑप्शंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा एक आयरन का कॉम्प्लिकेशन है, तो टीथ डिस्कलरेशन होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड की बात करें, फॉलिक एसिड आयरन फॉलिक एसिड दोनों साथ में भी आती हैं टैबलेट, लेकिन फॉलिक एसिड क्या है आप सबको पता है, फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरोट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। फॉलिक एसिड ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, ठीक है। किसके लिए? प्रिवेंट एनटीडी के लिए, ठीक है। फॉलिक एसिड को हम बोल सकते हैं विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9 भी बोल सकते हैं। विटामिन B9 की वजह से कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। अभी फॉलिक एसिड के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, आयरन और फॉलिक एसिड से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए क्लियर करवाता हूँ। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि कौन से कलर की जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए टैबलेट देते हैं और कौन से कलर की बच्चों के लिए देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, फॉलिक एसिड कब स्टार्ट कर देते हैं? फॉलिक एसिड जैसे ही हमें पता लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, प्रेगनेंसी के सस्पेक्ट होते ही जितना जल्दी हो सके हम फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं। कितना देते हैं? 500 mg, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। उसी प्रकार से जो प्रेगनेंसी में ये जो है कैल्शियम कितना देते हैं, कैल्शियम, उसके बाद में आपको लैक्टेशन में कितना देते हैं, प्रोटीन कितना देते हैं, ये सारी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में देते हैं 1000 mg पर डे के हिसाब से देते हैं, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम। दूसरी बात, लैक्टेशन के दौरान कितनी देते हैं? लैक्टेशन के दौरान देते हैं यहाँ पे 1200 mg, लैक्टेशन बढ़ा के देते हैं,
ठीक है, 1200 mg यानी कि 15 ग्राम। ठीक है, ये हो गई किसकी बात, कैल्शियम की बात। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोटीन कितना देते हैं, प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान देते हैं 15 ग्राम। ठीक है, और लैक्टेशन के दौरान देते हैं कितनी, 25 ग्राम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे जो है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन भूल जाएंगे। अंडर एमसीएच प्रोग्राम IFA टैबलेट टू बी डेली टू मदर हैज़, तो मदर के लिए डेली जो टैबलेट देनी चाहिए कितनी कितनी देनी चाहिए। तो इसका आप सबको पता लग गया होगा, अभी मैंने आपको एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ बता दिया है। इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा 100 mg। ठीक है, 100 mg आयरन, 500 mcg यानी कि माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए टैबलेट के बारे में कभी कभी कलर पूछ लेते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे टैबलेट के बारे में, जो रेड टैबलेट होती है ना, रेड टैबलेट किसके लिए देते हैं, ये महिलाओं के लिए देते हैं। और चिल्ड्रन के लिए कैसी दे देते हैं, ब्लू कलर, ये 20 mg की होती है। और फॉलिक एसिड इसमें 100 mg होता है, ये ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, व्हेन ए चाइल्ड लॉस्ट हिज हैंड एंड अनएबल टू डू रूटीन वर्क कॉल्ड हैज़। कोई भी बच्चा है, अब किसी भी बच्चे का यहाँ पे हाथ चला गया है और वह किसी काम करने में असमर्थ है, तो निम्न में से कौन सी कंडीशंस वो कहलाएगी। देखिए यहाँ पे सभी मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ, सारी चीज़ें बता दूँ, क्लियर करूँगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मतलब क्या होता है, और डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एम्पायरमेंट का मतलब क्या होता है, बेटर्ड बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। देखिए अगर बात की जाए बेटर्ड बेबी सिंड्रोम, एक कंडीशन ऐसी होती है इसमें चाइल्ड एब्यूज़, उस पर अगर किसी बच्चे को काम करवाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, तो मारने पीटने के बाद उस बच्चे के निशान बन जाते हैं। इस तरीके से बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तो उस चीज़ को ही हम बोलते हैं बेटर्ड बेबी सिंड्रोम, बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ पता लग जाएगी, बच्चे की क्या कंडीशन है, क्या काम कराया जा रहा है, बच्चे को निशान देखने को मिलेंगे, मतलब ये है कि सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ पता पड़ जाएगा हमें। इसी को बोलते हैं बेटर्ड बेबी सिंड्रोम। ठीक है, मोटी मोटी भाषा में मैंने आपको बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म है एम्पेयरमेंट। एम्पेयरमेंट का मतलब, एम्पेयरमेंट किसी भी चीज़ की कमी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात लेके चलें, डिसेबिलिटी यानी कि डिसेबिलिटी किसी काम को करने में असमर्थ है। हैंडीकेप मतलब अब नहीं बचा वो चीज़। जैसे मान के चलिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहले एक्सीडेंट जो होता है वो एक दुर्घटना हो जाती है, उसमें क्या है, एम्पेयरमेंट होता है। ठीक है, मान के चलिए एक्सीडेंट की वजह से इसमें जो है हाथ के बारे में बताया गया, हाथ टूट जाता है, उसके बाद में हाथ जो है तो इम्पेयरमेंट है। दूसरी बात, वो किस हाथ की वजह से किसी काम को नहीं कर पा रहा है, वो डिसेबिलिटी हो जाएगा। डिसेबिलिटी है किसी काम को करने की असमर्थता। और अगर वो दिखाने के लिए जाता है हॉस्पिटल के लिए और डॉक्टर बोलता है कि हाथ को काटना पड़ेगा, तो वो हैंडीकैप आ जाएगा, हैंडीकैप माना जाएगा। तो इसी तरीके से इन टर्मों का यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा ये है टर्म इम्पोर्टेंट है, इनको घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसी वजह से ये जो है ये क्वेश्चन मैं लेके आया था। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इन ऑप्शंस में से आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन है ये। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अभी की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ऐसी तरीके से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपके लिए बताते रहेंगे, और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखिए। स्टडी जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक, क्वेश्चन रिवीजन जो है मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, ज़्यादा भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लेते रहिए और नोट डाउन कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है बेनिफिट रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो अभी की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।